जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब बढ़िया, सब मजे में है भाई। चलिए तो फिर आज के लेक्चर की शुभ शुरुआत कर देते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना रिगार्डिंग द फिजिक्स, दैट इज द इनर्शिया। उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, एज वेल एज मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन। ओके, तो बिफोर दैट स्टार्टिंग वन, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इन दैट प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एज वेल एज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इफ यू मेमोराइज। In that law, they says if body which is in rest condition, it remains to rest. If body it is in moving condition with uniform velocity, that is in motion, until unless the external force is not applied there. हाँ, जब तक बाहर से आप किसी ना किसी तरीके से फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक उसकी जो सिचुएशन है, इफ इट इज इन रेस्ट तो वो रेस्ट में रहेगी, इफ इट इज इन मोशन तो वो मोशन कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। उसमें जो इनर्शिया रिलेटेड था उसको यहां पहले हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर दैट इनर्शिया दे सेज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज। हमारी बॉडी है, हम खुद की भी बॉडी को यहां एज्यूम कर सकते हैं और नॉर्मल जो भी बॉडी जो मोशन में है उसको भी यहां आप कंसीडर कर सकते हो। तो वो पहले क्या करेगी, सभी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल दे अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो चेंज ऑफ स्टेट क्या हो सकता है, इफ इट इज इन रेस्ट कंडीशन और फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है वो बॉडी। तो यहां पर पहले वो जो चेंज होने वाला है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी, देन दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके, इसके टाइप्स है, उसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ दैट टाइप इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या बताया है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी। रेजिस्टेंस, किसी को रेजिस्ट करना, रोकना, रोक के रखना, रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग ऐसा रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, किससे वो ऑफर्ड होगा ये रेजिस्टेंस, बॉडी से, टू चेंज इट स्टेट। उस बॉडी की जो चेंज होने वाली है स्टेट, उसमें वो क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी। स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी जो स्टेट है वो कैसी है, रेस्ट कंडीशन है। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि भाई उस बॉडी की इनिशियल सिचुएशन कैसी है, रेस्ट है, तो वो वहां क्या करेगी, इफ वी वांट टू चेंज इट स्टेट, तो वहां वो रेजिस्ट करेगी उस चेंज ऑफ स्टेट को, कि भाई वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, उसमें कोई बदलाव लाना नहीं चाहती वो बॉडी। ऐसा कहने का पर्पज है इस स्टेटमेंट का। आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली एक्सपीरियंस जर्क बैकवर्ड। स्टैंडिंग कैजुअली है भाई, कहां पर, बस में। ओके, और सडनली बस मान लो स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली बस जो है वो रेस्ट कंडीशन थी, आप वहां खड़े हैं, पकड़ के जो स्टैंड रहता है उसको पकड़ के आप खड़े हुए हो, आप भी रेस्ट सिचुएशन में हो, और सडनली बस स्टार्ट होती है, तो उससे क्या होता है भाई, बस का स्टेट अभी मोशन में आया, बट आपकी बॉडी पहले क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दे रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। आपकी बॉडी रेस्ट में है तो पहले वो इस चेंज को रेजिस्ट करेगी, भाई मुझे मोशन में नहीं आना, बस चाहे चले मोशन में आ गई, बट हमारी बॉडी को मोशन में आना नहीं है। बट ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट। तो इस वजह से हमारे पांव किसके साथ जुड़े होंगे, बस के साथ। अभी बस आगे मूव कर रही है तो हमारे पांव उसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, बट ऑब्वियस है। बट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो रहेगी, तो वो क्या करेगी, उस मोशन को रेजिस्ट करती है। उस वजह से वी कैन से दैट वी एक्सपीरियंस जर्क बैकवर्ड। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, पक्का, श्योर। आगे बढ़ो अभी। When a branch of tree shaken vigorously, यानी कि ब्रांच ऑफ ट्री को हम ऐसे जोर से हिला रहे हैं, रिप फ्रूट्स गेट डिटेक्ट एंड फॉल,
पका हुआ फ्रूट की जगह यहां मैं आम ले लूं, है आम का पेड़ है और उसकी डाली को, ब्रांच को आप हिला रहे हो जोर से, तो वो पकी हुई जो आम है वो क्या हो जाती है, वहां गिर जाती है। क्यों? तो यहां पर भी सेम सिचुएशन जो बस और पैसेंजर वाली थी वो यहां आप अप्लाई कर दो। पहले ब्रांच और फ्रूट विच इज इन, दोनों किस कंडीशन में थे, दे आर इन रेस्ट पोजीशन। बट अभी आप ब्रांच को हिला रहे हो तो ब्रांच हिल रही है, बट फ्रूट कौन सी सिचुएशन में रहना पसंद करेगा, दैट इज इन रेस्ट पोजीशन। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई वांट टू से। बट वो रेस्ट में रह पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वहां से वो टूट के गिर जाएगा। डिटेक्ट एंड फॉल, दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम्स इन अ मोशन बट द फ्रूट्स एट रेस्ट एंड टू रिमेन द रेस्ट। उसका जो रेस्ट एंड है उसको वो रिमेन रखना चाहता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसकी वजह से, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ओके, आगे बढ़े। रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट, हाँ अभी दीपावली आ रही है, घर में साफ सफाई मम्मी करवाती होंगी शायद आपसे, क्योंकि अभी स्कूल तो आना नहीं है, तो घर पे बैठे हो तो लेक्चर खत्म होने के बाद चलो भाई काम पे लग जाइए, पापा को भी साथ में इंक्लूड कर लेते होंगे। तो वहां पर मान लो आपके गद्दे है या फिर बड़ी वाली रजाई या वो रहती है, तो उसको वो धूप में क्या करते हैं, पहले उसको रखते हैं और फिर लकड़ी से उसके ऊपर क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पीटते नहीं बोल सके, मारते हैं। तो उससे क्या होता है, तो उसमें हमने देखा होगा कि जैसे ही आप लकड़ी से उसको मारोगे उसमें से डस्ट क्या आती है, बाहर निकल के आती है। तो वहां पर भी यही सिचुएशन अप्लाई हो रही है। वही बताइए कि रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट व्हेन हैंग द कारपेट एंड देन बीट इट विद द स्टिक। तो वहां पर पहले इनिशियली कारपेट और उसके अंदर जो डस्ट रखी है वो किस सिचुएशन में है भाई, रेस्ट कंडीशन में। बट जैसे ही स्टिक से आप उसके ऊपर दे दनादन देने लगे तो उससे क्या होगा, कारपेट में कुछ मोशन जनरेट होगी भाई। तो डस्ट पार्टिकल पहले इनिशियली क्या करेंगे, अपोज दैट चेंज, बट वो हो नहीं पाएगा, उस वजह से वो वहां से निकल जाएगी। तो अब समझ में आया। अब जब मम्मा आपको बोले कि चल भाई स्टिक लेके गद्दे को क्या करना है, पीटना है, तो बोलना हम रेस्ट ऑफ इनर्शिया वहां अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो आपको और मजा आएगा ना, क्योंकि देखो ये साइंस जो है वो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसके साथ कनेक्टेड होता ही है। बट जैसे बताया कि भाई जो हमारा नजरिया है देखने का वो चेंज यहाँ होना चाहिए, उस वजह से हमें और सारी चीजें जिसमें साइंस इन्वॉल्व होता है वो पता चलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ू तो फिर चलिए नेक्स्ट, ये थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इनर्शिया ऑफ मास। तो दैट इन दैट इनर्शिया ऑफ मास दे सेज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मास। उसके एग्जांपल देखते हैं। What happened when bus stopped suddenly? बस अभी मूव कर रही है, मस्त एकदम हाईवे है, फुल स्पीड से बस जा रही है और सडनली ब्रेक लगा दी। Then the passenger standing casually experienced jerk forward. यहां जर्क था बैकवर्ड, यहां जर्क हमें लग रहा है फॉरवर्ड। तो यहां क्या होने वाला है भाई, बस अभी क्या है, मोशन में है। तो बस मोशन में, तो आप भी उसके अंदर बैठे हुए, तो ऑब्वियसली आपकी भी मोशन वहां शुरू है, आपकी भी मोशन वहां शुरू है। अंदर आप अभी रेस्ट हो, बट बाहर वाला जो भी देखेगा उसके लिए तो आप मोशन में ही हो, बट ऑब्वियस है। ओके, तो अभी बस मोशन में है, आप भी मोशन में हो, और सडनली बस ने क्या कर दी, ब्रेक अप्लाई कर दी। अब क्या होगा, तो आपकी बॉडी भी मोशन में थी, तो पहले वो अपोज करेगी उस मोशन वाली स्टेट में से वापस रेस्ट में आने के लिए। समझ में आ रहा है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि भाई वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जो रेस्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो यहां दोनों मोशन थे, बट सडनली बस ने ब्रेक कर दी, तो आपके बॉडी में जो अपर पार्ट रहेगा, जैसे वहां उसको
बैकवर्ड जर्क लग रहा था तो इसमें वो फॉरवर्ड जर्क लगेगा। ऐसे ऐसे आप आगे आ जाओगे, गिरते गिरते मान लो संभल जाओगे। चलिए दूसरा, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एन एथलेट रन फॉर अ व्हाइल बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप करना है तो उससे पहले वो थोड़ा और दूरी पे जाके वहां से तेज दौड़ता दौड़ता आएगा और फिर लॉन्ग जंप क्या करेगा, लगाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो थोड़ा और रनअप लेगा तो उसकी वजह से क्या मिलेगी उसको, और ज्यादा जंप करने में एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा वो जंप लगा पाएगा। बॉलर भी आप देखते हो, अभी आईपीएल सीजन है तो उसमें भी मान लो तेज उसको गेंद करनी है तो उसके लिए उसका जो रनअप रहता है वो ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से वो जितनी हो सके उतनी तेज गेंद डाल सके। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, when we switch off a fan, it continuously to rotate for a while। हाँ, जैसे ही मान लो आप अभी रूम में बैठे हो, लेक्चर पढ़ रहे हो, तो अभी इसको पॉज कर दो और फैन की स्विच ऑफ कर दो। चलिए, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दी, वो कंटिन्यूअस उसी टाइम पे वो स्टॉप हो गया? नहीं, हाँ, धीरे धीरे रुक रुक के क्या होगा, स्टॉप होगा। और मान लो उसमें ऑयलिंग नहीं है तो वो आवाज भी आएगी किचिड़ किचिड़ वाली, वो तो बात की बात है। बट कहने का पर्पस है कि भाई आप सडनली उसको स्विच ऑफ कर रहे हैं तो उसकी पहले कौन सी कंडीशन थी, दैट इज इन मोशन। बट आपने सडनली पावर ऑफ कर दिया तो वो मोशन में से अभी किस में आना है, रेस्ट में आना है, तो वो सडनली नहीं आएगा, वो धीरे धीरे होते हुए आएगा। तो ऑल दिस आर नोन एज द इनर्शिया ऑफ मास, inertia of rest. Now we are moving for inertia direction, inertia of direction। तो उसमें क्या बताया है, the resistance offered by a body to change its direction of a motion। भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको चेंज करनी है तो उस वक्त जो इनर्शिया वहां अप्लाई होगी वो अपोज करेगी बॉडी उस डायरेक्शन ऑफ चेंज को भी, तो वो हम किस में लेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन अ बस सडनली टेक्स टर्न। हाँ, ऐसे शार्प टर्न, ऐसे मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो और सडनली आपने टर्न ले लिया तो अंदर के बैठे हुए जो पैसेंजर है वो ऐसे या ऐसे ऐसे मूव करते हैं। भाई ऐसे डांस नहीं कर देना है हमें, डांस स्टेप हो जाएगा ऐसा ऐसा, तो वो नहीं है। बट कहने का पर्पस, शार्प टर्न लिया है, सडनली ऐसे फुल स्पीड में ही टर्न ले लिया है तो उसके अंदर जो पैसेंजर है या आप जो ड्राइवर है जो खुद, उसके ऊपर भी वो इफेक्ट होगी। व्हाई? बिकॉज द चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी इनर्शिया में क्या होता है, चेंज होता है। भाई, अ पैसेंजर सिटिंग कैजुअली एक्सपीरियंस अ जर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। वो आगे की और उसको जर्क लगेगा। भाई समझ में आ रही है बात? तो वो भी यहां इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी। स्टोन टाइड अ स्ट्रिंग। अभी दीपावली के बाद कौन सा त्योहार आएगा, काइट फ्लाइंग, बहुत पसंद होगा शायद आपको। तो कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जिसको काइट फ्लाइंग अच्छी नहीं लगती, बट उसको जो कटी हुई पतंग है उसको पकड़ना अच्छा लगता है ना, होंगे शायद कोई। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि भाई स्टोन है, उसके थ्रेड के साथ बांध के, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, लंगरी बोलते हैं भाई। तो उसको हाथ में लेके ऐसे घुमा रहे हो और मान लो कोई पतंग कटी हुई जा रही है तो उसके ऊपर ऐसे डाल दोगे, है कि नहीं? तो वो वायर वो जो स्ट्रिंग है और उसके साथ हमने स्टोन अटैच किया है, उसको जब आप सर्कुलर मोशन में उसको रोटेट करते हो और सडनली उसको छोड़ देते हो तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में। इफ यू मेमोराइज, हमने ये सर्कुलर मोशन में इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया है, याद आ रहा है? बस तो वही चीज यहां पर है कि भाई दे मूव अराउंड अ सर्कल। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रिंग इज कट। यहां मैंने वो स्ट्रिंग को छोड़ने के लिए बोला, यहां वो लोग बोल रहे हैं स्ट्रिंग को कट कर दो, तो उसमें क्या चेंज होगा, तो हमने बताया वैसा।
समझ में आ रही है बात? तो यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मास एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑल दिस थिंग जो क्या है, ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है उसके साथ जुड़ी हुई है। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू अभी इसमें? चलिए तो फिर, देन इनर्शिया ऑफ मास, a heavier body offers more inertia than the lighter body for all the three types of inertia। आगे हमने ये तीनों टाइप की देखी, अभी अभी मैंने नाम रिपीट किए, inertia of rest, inertia of mass and inertia of direction। तो ये तीनों inertia में जो heavier body रहेगी उसकी inertia कैसी रहेगी भाई? It is more compared to lighter body। ओके हाँ, मैं हूं, मुझे मान लो मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, मुझे धक्का देके मान लो गिराना है, तो आप मुझे जो धक्का दोगे उसमें ज्यादा फोर्स चाहिए, और मुझसे मान लो कोई कम वेट वाला है, मुझसे आधे वेट वाला यहाँ बंदा मेरे साथ खड़ा है और उसको मुझे गिराना है, तो उसके लिए मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा? यू कैन इमेजिन दैट थिंग। समझ रहे हो? बस वही चीज है कि भाई जो हैवियर बॉडी है तो वो ज्यादा ऑफर करेगा इनर्शिया, वो जल्दी से उसकी जो पोजीशन है उसमें वो चेंजेस नहीं ला पाएंगे, उसके लिए हमें वहां मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कंपेयर टू लाइटर बॉडी। क्लियर है भाई? ये पक्का? श्योर? इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए तो फिर आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट, दैट इज द लीनियर मोमेंटम, that is represented by capital P, that is represented by capital P. What this is, the quantity of motion depends on two factors, that is mass and velocity। दो चीज पे ये मोशन जो है वो डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। Linear momentum is the product of mass and velocity of the body। तो यहां उसका इक्वेशन कुछ आप ऐसा लिख सकते हो, P is equal to m into v, where m is the mass of the object and v is the velocity of the object। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? ओके। आप जैसे आगे बढ़ोगे वैसे ये जो लीनियर मोमेंटम है वैसे ही एक दूसरा आएगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्यों आएगा कि यहां लीनियर इसलिए वो वर्ड यूज हुआ है मोमेंटम के साथ क्योंकि यहां जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्ट्रेट पाथ पे होगा। ओके, जबकि एंगुलर में वो क्या होगा? रोटेटिंग मोशन होगी। ओके, रोटेशनल मोशन रहेगी, तब उसके साथ जो मोमेंटम जुड़ा होगा दैट इज नॉन एज द एंगुलर मोमेंटम। बट अभी के केस में आपको उसके रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। बट जैसा मैंने बताया, आप आगे बढ़ोगे, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, उसके रिगार्डिंग जब डीपली स्टडी करोगे तो वहां जो मोमेंटम आप स्टडी करोगे तो उसमें आगे एंगुलर वर्ड अप्लाई हो जाएगा लीनियर को हटा के। क्लियर है? दूसरी बात, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा कुछ पढ़ा है? एनर्जी दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, बस वही हम कर सकते हैं। बस वैसे ही ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैसे ही ऐसे टोटल 4 कंजर्वेशन वाले क्या है? लॉज है। तो उसमें फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे ये 4 लॉज है, बट वो भी जैसा मैंने बताया अभी के लिए आपको उसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसके रिगार्डिंग भी आप स्टडी करोगे। क्लियर है? पक्का? तो मोमेंटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? दैट इज P, दैट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जो बताया लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
तो यहां उसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ दैट इज, मास की कितनी होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये उसका क्या हो जाएगा? यूनिट किसका? एंगुलर मोमेंटम का। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ूं? ओके, नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन, क्योंकि ये जो मोमेंटम है उसी के बेस पे ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है भाई, हम डिफाइन करने वाले हैं। तो मोमेंटम में अभी हमने डिफाइन की P दैट्स इक्वल टू m इंटू वी। तो अभी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बता रहा है? पे अटेंशन ऑन द स्टेटमेंट दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum of a body with respect to time। किसके विथ रिस्पेक्ट टू? टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये मोमेंटम में भी चेंज होगा। तो अभी मोमेंटम की फॉर्मूला इफ यू मेमोराइज तो हमने क्या लिखी? P इज इक्वल टू एम इंटू वी लिख दी, बट m क्या था? मास। तो मास जो है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होता है भाई? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। वो लिख लीजिए आप कहीं पर भी, बट ये भूलना मत कभी भी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट remains constant। ओके, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहां जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज, ये चेंज किस में आएगा आप बता पाएंगे? किस में आएगा? ऑब्वियसली वेलोसिटी में ही आएगा, बिकॉज द मास वो तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मैं अभी बोल रहा हूं, और वो होगा ही होगा। आप आगे भी स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, उसमें भी ये आपको पता चलेगा भाई। ओके, तो कहने का मतलब यहां जो चेंज होने वाला है वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा भाई। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे लगेगा उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और वो कहां जाएगा? उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी उस बॉडी की? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है भाई? पक्का? तो ये फोर्स की जो फॉर्मूला है इस स्टेटमेंट से हम डिराइव करने वाले हैं। तो यहां पर फोर्स जो आपको बताया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन मैंने अप्लाई कर दी। किसके इक्वल टू रहने वाला है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp अपॉन dt। ऐसा लिख सकते हैं? आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके रिगार्डिंग पूरी बात की थी, dp अपॉन dt। वहां पर हमने dv अपॉन dt लिया था, dx अपॉन dt लिया था, याद आ रहा है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू तो अभी इसमें चलिए, इफ आई एम रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन सम कांस्टेंट विल बी देयर, तो उस कांस्टेंट को मैं यहां k बोल देता हूं। चलिए d, p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? m इंटू वी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम p की ये जो वैल्यू है m इंटू वी वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। k एज इट इज, m को यहां मैं बाहर लूंगा, dv अपॉन dt। आप बोलेंगे सर m को आपने बाहर क्यों रख दिया? मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए रख दिया। ऐसा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और ये d अपॉन dt क्या कहलाता है? इफ यू मेमोराइज, that is the derivation। तो whenever you take the derivation और whenever you take the integration, हाँ ये कजिन्स ब्रदर है, अभी आप डेरिवेशन के साथ ही पढ़ो, इंटीग्रेशन हायर स्टैंडर्ड में आएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो ये when you take the derivation, तो
उस वक्त जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसको आपको क्या कर देनी होती है भाई, उससे बाहर कर देनी होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं होगी डेरिवेशन में। तो इसलिए यहां से m को मैंने कहां रख दिया, बाहर लिख दिया। और अब आप देखिए ये dv अपॉन dt, तो ये कहीं देखा हुआ लगता है? ऑब्वियसली यस। उसमें सोचने वाली क्या बात है, ये कहां देखा है आपने, कोई बता पाएगा? दैट इज f दैट्स इक्वल टू k एज इट इज, m एज इट इज, dv अपॉन dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहां k की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं k दैट्स इक्वल टू 1, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा F दैट इज इक्वल टू ma। तो ये हमारी क्या हुई भाई, फॉर्मूला ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F दैट्स इक्वल टू ma। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर? ये कंडीशन अप्लाई की है, k की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है, तब जाके हमें ये मिला है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो देखना है उसमें यूनिट ऑफ फोर्स एंड द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। तो डेफिनेशन ऑफ न्यूटन के लिए पे अटेंशन, उसमें हमें क्या करना है, तो यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सपोज 1 kg है हमारे पास, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड दैट बॉडी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये दोनों की वैल्यू 1 है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एंड दैट बॉडी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तब हमें फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज 1, एंड यहां मैं लिखूंगा न्यूटन। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहता है, ये जो न्यूटन भाई ने इतना अच्छा काम किया, तो उसकी मेमोराइजेशन में हम उसके यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ओके, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो पूरा लिखते हो, तो पूरा लिखते वक्त ये स्मॉल n लिखना पड़ेगा, कैपिटल N न्यूटन नहीं लिखना है। ओके, ऐसा रूल्स है। ओके, तो यहां पर यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। ओके, यहां ये उसका MKS यूनिट हुआ। वैसे ही उसका मान लो CGS यूनिट के रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करनी है, तो वो रहेगा डायन। एक थी डायन नहीं, हाँ डायन है, ये यूनिट का नाम है। ओके, चलिए, और डेफिनेशन ऑफ न्यूटन तो वो यहां मैंने मेंशन की है, व्हेन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स वो कितना होगा, 1 न्यूटन। तो वो क्या कहलाएगी, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। तो वो यहां पर आप क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। क्लियर है? ओके, यहां पर जैसे न्यूटन और डायन हमने मेंशन की, तो उसके बीच का रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन रहेगा। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ये रिलेशन भी कैसे जनरेट हुआ, बट जैसा मैंने बताया कि भाई दैट इज occurs in higher standard, कि भाई यहाँ दो डिफरेंट यूनिट है और दोनों डिफरेंट यूनिट के बीच आपको कोरिलेशन ढूंढना है, तो उसकी पूरी प्रोसीजर है, उसको वहाँ हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो आप 11th साइंस मान लो कंसिडर करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, तो उसमें वो पूरी चीज़ आपको डिटेल में स्टडी करवाई जाएगी। ओके, बट अभी के लिए ये रिलेशन आपको मान लो याद रखना है तो रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं यूजफुल हो, दैट्स व्हाई। क्लियर है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये उसका स्टेटमेंट, ये उसकी फॉर्मूला की डेरिवेशन, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन मैंने यहां मेंशन की, एंड द यूनिट्स ऑफ न्यूटन। क्लियर? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू तो फिर चलिए। तो इन दिस लेक्चर हमने क्या डिस्कशन ली तो आगे बढ़े फिर। यस, तो इन दिस लेक्चर क्या हमने डिस्कस किया, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, उसमें उसके तीनों टाइप्स देखे, एंड देन आफ्टर
मोमेंटम एंड अकॉर्डिंग टू दैट मोमेंटम उससे हमने न्यूटन सेकंड लॉ क्या किया यहाँ पूरा डिराइव किया। तो आई होप यू एंजॉय दिस वन। आपको मज़ा आया होगा, आपने प्रॉपरली इसको नोट भी कर लिया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल और प्ले स्टोर पे जो हमारे ऐप है उसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और फाउंडेशन एज वेल एज JEE नीट के लिए जो भी लेक्चर्स है उसको प्रॉपरली स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड डे, जय भारत।